बच्चों, हम लोग पाठक सर का डिस्कशन देख चुके हैं। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिस्कशन देखने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर ऑफ CrCl3.6H2O इफ 1/3 ऑफ द टोटल क्लोरीन ऑफ द कंपाउंड इज प्रेसिपिटेटेड। तो याद रखिएगा कि AgNO3 उतना ही इस्तेमाल होगा जितना Cl कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर प्रेजेंट होगा। चूंकि यहाँ पे टोटल का 1/3 ही बता रहा है, इसलिए इतना ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक Cl बाहर प्रेजेंट होगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी के। इस वजह से इसका थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि रिएक्शन यही होता है, सिल्वर नाइट्रेट जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो AgCl का फॉर्मेशन करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। द रेशियो ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताती है और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताती है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें, K2 को अगर हटा दिया जाए तो NaCN4 के ऊपर चार्ज आएगा 2-, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। 4 साइनाइड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर हम निकिल के चार्ज को X मान लें तो निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 आता है, यानी प्राइमरी वैलेंसी है 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, यानी सेकेंडरी वैलेंसी है 4। तो 2:4 रेशियो आएगा 1:2, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70 IUPAC कॉम्प्लेक्सेशन का क्वेश्चन है, ये आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे आपको साफ साफ देखिए 4 अमीन दिए हुए हैं, 2 नाइट्रो कंपाउंड दिए हुए हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स आप देखिए तो कॉम्प्लेक्स एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि NO3 बाहर है, उसके चार्ज को काउंटर करने के लिए कॉपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो इसका नाम होगा टेट्रा अमीन कॉपर 2 नाइट्रेट, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है। आइए क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द डायमेरिक हाइड्रोक्सो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखने लायक है कि H2O जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, उनके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट होता है। चार्ज यहाँ पे सिर्फ OH के ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर हम क्रोमियम के चार्जेस को 2x मान लें, क्योंकि 2 क्रोमियम यहाँ पे प्रेजेंट है, और OH को -1 माने, तो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से 2x + -1/2 बराबर +4, क्योंकि नेट चार्ज है +4। तो 2x की वैल्यू 6 आएगी, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +3। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है +3। अब आ जाइए 72 पे। आपसे यहाँ पे पूछा है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। तो जरा ध्यान से कॉम्प्लेक्स को देखिए। पहली बारी में ब्रोमीन अंदर है, सल्फेट बाहर है, और दूसरी बारी में सल्फेट अंदर है, ब्रोमीन बाहर है। मतलब आयंस का एक्सचेंज हो रहा है आइसोमर्स में। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम लोग नाम देते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब आ जाइए 73 क्वेश्चन पे। जो हम लोग का प्रेडिक्शन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर नीट के पेपर में आते हैं, क्योंकि अगर हम लोग पिछले 10 साल का पेपर उठा के देखें तो आपको बहुत बार बाइडेंटेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी वहीं पे मिलेगी जहाँ पे बाइडेंटेट सिस्टम प्रेजेंट होगा, और साथ ही साथ वो सिस पोजीशन में होगा। अगर वो ट्रांस पोजीशन में होता है तो बाइडेंटेट होते हुए भी वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो पहले कॉम्प्लेक्स में कोई भी बाइडेंटेट सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेट सिस्टम प्रेजेंट है, और इसका अगर मिरर इमेज बनाते हैं तो नॉन सुपर इम्पोजेबल हमें मिलेगा। तीसरे में आइए, तीसरा ट्रांस है और चौथा भी क्या है, ट्रांस है, जबकि दोनों में बाइडेंटेट सिस्टम प्रेजेंट है। तो इसलिए इसका सिर्फ एक आंसर है, सेकंड ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 74 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो देखिए आइसोमर्स तो यहाँ सभी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम थायोसाइनेट की बात करें, HCN की बात करें, तो ये एक और कॉम्प्लेक्स बना सकता है NCS के फॉर्मेट में। मतलब जितने सब बना रहे हैं उतने तो बनेंगे, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बनेगा लिंकेज आइसोमर्स के फॉर्मेट में, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। NiEN2+। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इस्तेमाल करना है। मैंने लिख भी दिया आपको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इस्तेमाल करना है। इथिलीन डायमीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट होता है। 2+ चार्ज जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो पूरी तरीके से निकिल के ऊपर जाएगा, यानी निकिल के जो 4s इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएंगे। अब बचे कितने, निकिल के पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अगर निकिल के पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे तो इथिलीन डायमीन बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उन 8 इलेक्ट्रॉन को d सबशेल के 4 ऑर्बिटल्स में पेयर कर देगा, यानी d का भी इनर ऑर्बिटल जो एक d है 3d का वो खाली हो जाएगा, एक s खाली होगा, और जो बचे हुए 2 हैं वो p में ऑक्यूपाई जाएंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा DsP2। कोऑर्डिनेशन नंबर निकिल का 4 यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि वो बाइडेंटेट सिस्टम है इथिलीन डायमीन, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और चूंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो चुके होंगे, इस वजह से ये डायमैग्नेटिक स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। याद करिए, जब आप CFSC का डायग्राम बनाते हैं तो CFSC के डायग्राम में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो टोटल वैल्यू होती है वो 10 DQ होती है, या डेल्टा नॉट होती है 1 डेल्टा नॉट, और उसको जब आप स्प्लिट करते हैं तो EG ऑर्बिटल जो ऊपर होते हैं उनके लिए आइदर +6 DQ आता है
या 3/5 डेल्टा नॉट आता है, और नीचे वाले के लिए आइदर -4dq आता है या -2/5 डेल्टा नॉट आता है। तो इसलिए इसका यहां पर पहला ऑप्शन सही है, इंक्रीजेस बाई 3/5 डेल्टा नॉट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 77 फ्रॉम द स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इस क्वेश्चन को देख के जितना आसान ये क्वेश्चन है उतना आसान शायद इस पूरे पेपर में कोई क्वेश्चन होगा। आपको सिर्फ स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू देखनी है। यहां पे ध्यान से देखिए, स्टेबिलिटी कांस्टेंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट अगर है तो वो है ऑप्शन नंबर 2 में k = 2.0 × 10⁻27। तो याद रखिएगा, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 78 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में dx² y² और dz² जो जीरोड ऑर्बिटल माने जाते हैं वो अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल में ये चीज बदल जाती है और टेट्राहेड्रल में dxy, dyz और dxz एक्सिस के ऊपर आ जाते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विच ऑर्बिटल्स एक्सपीरियंस मैक्सिमम रिपल्शन। तो जो ऑर्बिटल लिगेंड के अप्रोच के सामने प्रेजेंट होंगे उसी के ऊपर सबसे ज्यादा रिपल्शन लगेगा। क्योंकि सिंस टेट्राहेड्रल में यही तीनों सामने हैं इसलिए इनके ऊपर रिपल्शन भी सबसे ज्यादा लगेगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 79 पे। यहां पे आपसे पूछा है पाई बॉन्डिंग इज नॉट इन्वॉल्वड इन। तो हम लोग यहां से चलते हैं। फेरोसीन जो होता है वो 5 कार्बन की रिंग के साथ बाइंड करता है जिसमें वो पाई बॉन्ड के थ्रू ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। सेम कंडीशन डाइबेंजीन क्रोमियम के साथ है। बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है वो क्रोमियम के साथ कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड बनाता है। जी सॉल्ट K2PtCl4 इसमें C2H4 का जो पाई बॉन्ड है वो प्लैटिनम के साथ पाई बॉन्ड बनाता है। एकमात्र ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐसा बचता है जहां पे आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा RMGX के फॉर्मेट में, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। वहां पे किसी तरह की पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 पूरी तरह से याद करने के लिए आपको अच्छी तरह याद होगा विटामिन B12 में कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन विच कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमको अच्छी तरह पता है कि क्लोरोफिल के अंदर जो पोर्फायरिन रिंग पाई जाती है वहां पे मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए यहां पे पहला ही स्टेटमेंट हमको गलत दिख रहा है कि क्लोरोफिल के कंटेन में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। जिंक प्रेजेंट ही होता है, साइनोकोबालामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और हेमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है। नाउ कमिंग टू स्टेटमेंट नंबर 82। In NiEN3Cl2 has lower stability than NiNH3 देखिए पहला स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है क्योंकि इथिलीन डाइअमीन एक चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, एक चिलेटिंग लिगेंड है, तो वो एक चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा और चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो होती है वो नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स से ज्यादा होती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा पूरी तरह गलत है। अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट में कि इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। याद रखिएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन रहा है क्योंकि इथिलीन डाइअमीन एक बाइडेंटेड सिस्टम है और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो नॉर्मली हमको ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल मिलती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं मिलती है। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। इसका आंसर नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 83 में आइए। दिस इज अगेन, ये शायद हमारे जो पहले हमने अभी क्वेश्चन देखे थे कि 1/3 Cl उसी तरह का रिप्रेजेंटेशन है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 Cl बाहर है, यहाँ 2 Cl बाहर है, यहाँ पे 1 Cl बाहर है। तो आपसे ये पूछा है कि कितने आयनाइजेबल हैं। तो याद रखिएगा जितने Cl कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर होंगे उतने ही आयनाइजेबल होंगे। तो यहाँ पे आपको पहले वाले के 3 मिलेंगे, दूसरे वाले के 2 मिलेंगे और तीसरे वाले का 1 आयनाइजेबल मिलेगा, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से आपसे पूछा है कि कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहाँ पे दो इसमें है, कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है और कौन इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एक्स्ट्रा दे सकता है अगर हम इस अनप्रेसिडेंटेड पोजीशन पे कोई भी एक नया ग्रुप लगाते हैं। तो देखिए NH3 लगाने से हमें नहीं मिलेगा क्योंकि 5 ग्रुप सेम हो जाएंगे। अगर हम Cl- लगाते हैं तो Cl- लगाने पे हमें यहां पे सिस ट्रांस आइसोमरिज्म ऑब्जर्व होगा। अगर हम Br- लगाते हैं तो हमें EZ ऑब्जर्व होगा, लेकिन अगर हम दोनों में से कोई भी लगाते हैं तो हमें सिस ट्रांस भी मिल सकता है और हमें EZ आइसोमरिज्म भी मिल सकता है। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है क्योंकि आप यहां पे दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं और दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का पार्ट है, तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 85 पे। यहां पे आपको कुछ करना नहीं है, यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। DMG का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम का होता है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि पहले वाले के लिए स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, निकेल एक प्लेन में होता है और DMG उसको चारों तरफ से एक्वायर करके रखता है, तो ये एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनता है।
ZnCl4 की अगर हम बात करें तो ZnCl4 जो है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देता है, क्योंकि इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमको मिलती भी है, हम लोग इसको चेक भी कर चुके हैं, देख भी चुके हैं। CONO2 की अगर हम बात करें तो CONO2 में हमारे पास 6 लिगेंड हैं, तो 6 लिगेंड आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की तरफ ले जाएंगे। और FeCO5 की अगर आप बात करें तो FeCO5 जो होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को एक्वायर करता है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 86 पे। द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4R। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और निकेल के पास जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 3D8 4s2। तो अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल जो है वो निकेल के पेयर कर देता है तो पूरी की पूरी डी सबशेल भर जाएगी, तो कार्बोनिल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ऑप्शन बचेगा 4s और 4p को एक्वायर करना, कार्बोनिल के जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो आ रही है sp3, जिस वजह से आपको स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल मिलेगा, लेकिन चूंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं इस वजह से आपको डायमैग्नेटिक कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 87 कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है, वो आप याद रखेंगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर फर्स्ट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 88 पे। ये भी पूरी तरह से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और ये देखना है कि कोई ऐसी स्पीसीज तो नहीं इन्वॉल्व है जो वहां पे इलेक्ट्रॉन को पेयर कर रही है। तो अगर आप फाइंड आउट करते हैं सारे के सारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को और पुट करते हैं फॉर्मूला √n × n+2 वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपको मिलेगा इसका सेकंड ऑप्शन। आप चेक कर लीजिए, मैच करा लीजिए, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो इन पर्सन भी आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 89 पे। Mn2CO, और इसमें आपसे पूछा क्या क्या है, देखिए अगर हम Mn2CO का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें मेटल मेटल लिंकेज तो है लेकिन कार्बोनिल की ब्रिज लिंकेज नहीं है। दूसरा आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, टर्मिनल CO ग्रुप। तो देखिए टर्मिनल CO ग्रुप आपको दोनों में प्रेजेंट मिलेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट है। ब्रिजिंग CO ग्रुप की अगर हम बात करें तो ब्रिजिंग CO ग्रुप कोबाल्ट वाले कॉम्प्लेक्स में तो प्रेजेंट है, लेकिन मैंगनीज वाले कॉम्प्लेक्स में ब्रिजिंग CO ग्रुप नहीं पाया जाता है। और अगर हम मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो चूंकि CO एक न्यूट्रल लिगेंड है तो मेटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ रही है, तो चौथा स्टेटमेंट दोनों में सही है। यानी अगर हम यहां पे देखें तो A, B और D दोनों में प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर हम ऑप्शन सी की बात करें ब्रिजिंग CO की, तो ब्रिजिंग CO Mn में तो प्रेजेंट नहीं है, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है, ओनली A, B, D। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो हमको पता है कि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग लिगेंड्स पाए जाते हैं, जबकि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में सिमिलर टाइप के लिगेंड्स पाए जाते हैं। तो अगर हम स्टेटमेंट को पूरा पढ़ें तो CONH3 होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरह सही है। एंड कॉम्प्लेक्स हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड बट CONH3 हैज मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। तो ये तो हेट्रोलेप्टिक की डिफिनेशन ही होती है, यानी आपका यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो ये था आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री का डिस्कशन। पहला पार्ट पाठक सर ने किया, सेकंड पार्ट मैंने कर दिया। अगर आपको फिर भी फर्दर कोई प्रॉब्लम होती है तो कॉन्टेक्ट अस इन पर्सन। जय हिंद बेटा।